क्या इस संख्या में जितने जीरो हैं उतनी बड़ी आर्मी खड़ी करना चाहते हैं पुतिन? पूरे 6 करोड़। पुतिन की आर्मी चाहे यूक्रेन के अंदर कितने ही सरेंडर क्यों न करे, लेकिन पुतिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब तो पुतिन पूरी दुनिया के अंदर, खासकर यूक्रेन के अंदर, ये बात भी चर्चा में है कि क्या पुतिन रूस के 6 करोड़ मर्दों को युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। यूक्रेन के अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है और पुतिन के इरादों पर भी चिंता जताई है। आखिर क्या है पुतिन का ये प्लान, जिसमें 6 करोड़ लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने की प्लानिंग चल रही है? ये क्या मामला है, आपको जरूर बताएंगे। क्या पुतिन अब भी रूस की आर्मी का साइज बढ़ाने के लिए आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं? इसके अलावा ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के अंदर युद्ध में एक अहम भूमिका निभा रहा एक ड्रोन TB2 बयार तैयार आखिर अचानक कहां गायब हो गया। अमेरिका से एक और खुफिया जानकारी सामने आई है जिससे रूस की मुसीबत का पता चलता है। दावा ये है कि रूस यूक्रेन के अंदर इतना बम बारूद इस्तेमाल कर रहा है जितना एक दिन में प्रोडक्शन करना बेहद मुश्किल है। क्या है ये दावा, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस के 6 करोड़ वाले आर्मी मोबिलाइजेशन की। पुतिन ने पूरी दुनिया को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया था कि रूस का आर्मी मोबिलाइजेशन पूरा हो चुका है और 3 लाख की नई आर्मी तैयार की जा चुकी है। पुतिन ने यह भी दावा किया था कि रूस के और भी युवा युद्ध में भर्ती होने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो आर्मी मोबिलाइजेशन की ड्राइव को बंद कर रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन के अखबारों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक पुतिन पूरे रूस में मैंडेटरी आर्मी सर्विस यानी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर रहे हैं, जिसमें रूस के सभी पुरुषों को आर्मी की सेवा में लगना होगा। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक पुतिन के इस सीक्रेट प्लान का खुलासा एक टेलीग्राम चैनल से हुआ है। कीव इंडिपेंडेंट का दावा है कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस के लोग अनिवार्य सैन्य सेवा से बचना चाहते हैं और इस अनिवार्य सैन्य सेवा से बचाने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी काम कर रहा है जो लोगों को कानूनी सुझाव दे रहा है कि कैसे रूस की सेना में अनिवार्य सेवा से बचा जा सकता है। इस टेलीग्राम चैनल में ये बताया जा रहा है कि रूस की सेना में जाने से बचने के लिए क्या करें। यानी दावा ये है कि यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस की आर्मी कम न पड़े। इसके लिए गुप्त रूप से पुतिन अब भी रूस के लोगों को आर्मी में दाखिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रूस में पुरुषों की कुल आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है और अगर रूस के सभी पुरुषों को आर्मी में भर्ती होने यानी मैंडेटरी आर्मी सर्विस के लिए मजबूर किया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिविल आर्मी है। दरअसल चेचन्या का लीडर रमजान कादिरोव पहले ही पुतिन से ये अपील कर चुका है रूस के सीमाई इलाकों में अनिवार्य सैन्य सेवा का कानून लागू कर दिया जाए। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी ज़ेलेंस्की ने इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हुए यह ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन के अंदर मौजूद सभी मर्दों को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की की सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि जो भी इस मुश्किल वक्त में युद्ध से बचने की कोशिश करेगा और आर्मी में शामिल होने से कतराएगा उसको दंडित भी किया जाएगा। ज़ेलेंस्की को युद्ध में इसका लाभ भी मिला है और वो रूस के द्वारा कब्जा किए गए कई इलाकों को वापस लेने में कामयाब भी हुए हैं। और क्या इसलिए अब पुतिन भी रूस के सभी पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन के आर्मी मोबिलाइजेशन खत्म करने का दावा सही है? 300 тысяч мобилизованных, у нас 318 тысяч. Да. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев, оно не сокращается. Ну так вот, из них 50 тысяч, где-то около 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются. दूसरी तरफ अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ एवरिल हैंस ने एक बेहद अहम खुलासा किया है। एवरिल हैंस ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल बहुत तेजी से कर रही है।
गोला बारूद का उपयोग इतना ज्यादा है कि रूस इसकी भरपाई नहीं कर सकता है, यानी गोला बारूद की कमी होनी तय है। गोला बारूद की आपूर्ति को बरकरार रखने के लिए पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद हासिल कर रहे हैं। किम जोंग की फैक्ट्रियों में रूस के लिए गोला बारूद तैयार हो रहा है। पेंटागन ने पिछले महीने ये दावा किया था कि भले ही रूस यूक्रेन के कई क्षेत्रों में सरेंडर कर चुका है, लेकिन सच ये भी है कि रूस अपनी तोपों से हर दिन 20,000 गोले दाग रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक रूस की सेनाएं यूक्रेन में 54 लाख तोप के गोले दाग चुकी हैं। अब यूक्रेन में तोप के गोलों की सप्लाई के लिए किम जोंग उन की मदद के अलावा पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने यह भी कहा है कि रूस ने सर्दियों को देखते हुए युद्ध की स्पीड को थोड़ा कम किया है, ताकि इस बीच गोला बारूद की कमी को भी पूरा किया जा सके। रूस अपनी आर्मी को फिर से संगठित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ एवरिल हैंस ने बताया कि फरवरी में जब यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ, तब अपनी रूसी सेना के निराशाजनक प्रदर्शन से पुतिन बहुत हैरान थे। पुतिन को भरोसा नहीं था कि यूक्रेन रूस पर हमले के बाद कमबैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, अपने रॉकेट लॉन्चर्स के लिए बेहद मशहूर रूस की आर्मी को यूरेगन और स्मर्च के लिए भी गोला बारूद नहीं मिल पा रहा है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस अपने मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स स्मर्च और यूरेगन के लिए बेलारूस से भी रॉकेट्स आयात करवाएं। यूरेगन रॉकेट लॉन्चर का निर्माण साल 1974 में सोवियत संघ ने किया था। 1990 से पहले रूस ही सोवियत संघ था, और ये रॉकेट लॉन्चर बनाने की जरूरत रूस को इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में हमला करने के लिए मिसाइलें और रॉकेट मौजूद थे, लेकिन छोटे टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उसके पास कोई वेपन नहीं था। इसलिए रूस ने इस खास मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम का इजाद किया। यूरेगन रॉकेट लॉन्चर को बनाने का असल मकसद था 70 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों और दुश्मनों के काफिले और दुश्मन के जवानों पर सीधा निशाना बनाना। यूरेगन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी, यानी इसको किसी भी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है और आसानी से टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम में रडार भी होते हैं, इसलिए रात में भी यूरेगन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। रूस के पास 700 से ज्यादा यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। यूरेगन का मतलब होता है बवंडर या तूफान, और रूस का ये बवंडर अब रूस पर ही कहर बनकर टूट रहा है। यूरेगन यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद अहम रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें गोला बारूद की कमी होना भी रूस के लिए बड़ा झटका है। स्मर्च रूस के लिए रॉकेट लॉन्चिंग अटैक सिस्टम का बैकबोन है। स्मर्च भी दुश्मन की टोकरियों पर कहर बरसाने वाला शानदार रॉकेट लॉन्चर माना जाता है। लेकिन युद्ध भूमि से रूस के लिए एक अच्छी खबर भी है। पहले यूक्रेन तुर्की के ड्रोन TB2 को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन के अंदर TB2 ड्रोन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे दो अहम वजहें बताई जा रही हैं। संभावना ये भी है कि पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति को इस बात के लिए मना लिया हो कि वो यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई ना करे, और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि पुतिन की आर्मी ने अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर ड्रोन्स की ताकत को ही खत्म कर दिया है। रूसी रिपोर्टों का दावा है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक रूस के सैन्य बलों ने कम से कम 130 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया था, और इनमें TB2 ड्रोन के शामिल होने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा बखमुत के अंदर भी रूस ने हमला बहुत तेज कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री की तरफ से ही ये दावा किया गया कि रूस की आर्मी ने इन इलाकों में 27 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Солидар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. В той же час противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнень.
यूक्रेन का दावा है कि उसे डोनेट्स्क के इलाके में शुरुआती सफलताएं मिलने शुरू हो रही हैं और जल्द ही यहां पर भी खार्किव की तरह रूस को सरेंडर करना होगा। На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам'янське, Солидар і Спірне. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА типу Орлан-10. यूक्रेन की सेना ने यह दावा भी किया है कि उसने युद्ध में बीते 24 घंटे में रूस का एक हेलीकॉप्टर और 6 ड्रोन भी मार गिराए हैं। यूक्रेन का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद भी यूक्रेन में जंग थमने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही।